अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। और मैं आपके आगे एक केस के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक रखना चाहता हूं जो कि न्यूरो सर्जरी के हवाले से है, फंक्शनल न्यूरो सर्जरी के हवाले से है। और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि आपके आगे ही मैं थोड़ी सी एक पेशेंट की हिस्ट्री डालना चाहता हूं, उसका क्या क्या था, क्या प्लान था और कैसे हुआ, किस तरह से उसको देखा जाता है, किस तरह समझा जाता है। तो वो तमाम चीज़ें मैं आपके आगे पेश करना चाहता हूँ। ये 30 साला न वकील हैं, ख़ातून वकील हैं। और है ना, इनका हमने प्लान किया कि इनकी जो है ना सर्जिकल इंटरवेंशन होनी चाहिए। और है ना, मतलब कि सर्जरी का इनका प्लान किया। और जो है वैसे ये मतलब है कि ये एक्सपीरियंस कर रही थी तकरीबन फोकल सीजर्स, उसके साथ साथ ये बेहोश हो जाती थी। और या समझ लें कि इनको पता नहीं चलता था, यानी कि इनको इनवॉलेंटरीली इनको पता ही नहीं चलता था, कभी बेहोश भी हो जाती थी। और 7 साल से ये सिलसिला चल रहा था। बहरहाल ये दवाओं से इलाज कर रही थी अपना, और फार्माकोलॉजिकली ये कार्बामेज़ापिन पर थी, लिमेट्रोजीन पर थी तकरीबन 1 साल से। लेकिन जो है पेशेंट को जो जो कंट्रोल था वो क्या कहते हैं, उनकी सीजर्स पे, उनके मिर्गी के दौरों पर वो इतना अच्छा नहीं हो रहा था। शुरू के 4 हफ्ते तो थोड़ा सा फ़ायदा हुआ इन 2 दवाओं से, लेकिन फिर जो कंट्रोल था, यानी कि दवाओं से वो कम हो गया। और उनको बार बार दौड़े पड़ने लगे, इतना पड़ने लगे कि तकरीबन हर हफ्ते उनको एक दौरा पड़ता, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि तकलीफ़ का बायस था। और ज़ाहिर बात है वो एक वकील हैं। और ये जो ख़ातून हैं, ये असल में इनको समझ लें कि न एक मतलब कि साइकोलॉजिकल मसले भी शुरू हो गए कि इनको एक गैर ज़रूरी इनको डर हर वक्त लगने लगा। और है ना, इसके अलावा इनको जो है ना थोड़ा पेट के ऊपर जो है वो सेंसेशंस जो थी वो बढ़ने लगी, यानी हाइपर एस्थीसिया एब्डोमिनल के एरिया में बढ़ गया। अच्छा, उसके बाद ये जो है अपना क्या कहते हैं, इनकी जब फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई तो फिर जो है मतलब कि तकरीबन हफ्ते में कभी 2 दफ़ा, कभी 1 दफ़ा, कभी हफ्ते में 2 दफ़ा, कभी, यानी शुरू के 4 महीने तो बहुत अच्छा कंट्रोल रहा। उसके बाद ये सूरत हाल हुई। और अब जो है तकरीबन हमने इनका जो है एक 24 आवर की जो वीडियो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी होती है वो की है, जिससे हमें इनके हमने फिट्स को देखा। हमने देखा कि इनका जो है वो डिस्टोनिक पोस्चर हो जाता है। और न जो इनकी जो वेव फॉर्म थी वो इंटरइक्टल वेव फॉर्म थी, जो कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के लिए बताती है। और ये जो इंटरइक्टल वेव फॉर्म होती है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये कि मानी जाती है। और ये डिस्टोनिक पोस्चरिंग होना, या जो ऑटोमेटिज़म हो जाना, ओरल का ऑटोमेटिज़म हो जाना, ये भी टेम्पोरल उसको बताती है। तो साथ ही साथ पेशेंट को जब हमने बताया कि आपकी ये है, और दूसरा फिर पेशेंट ने हमें ख़ुद बताया कि उनको जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो रहा है, और उनको है ना डिफ़िकल्टी हो रही है, मतलब ये कि क्या कहते हैं अपना डिफ़िकल्टी हो रही है उनको, क्या कहते हैं, कोई भी बात को समझाने में या उसको उसको उसकी तमहीद बांधने में। आपको पता है वकालत में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है उनका जो एक और उनको मतलब कि नुकसान ये हो रहा था कि वो अब घबराती थी काम करते वक्त, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में थी और कभी एक हफ्ते में 2 दफ़ा भी होने लगा थे। तो वो थोड़ा सा उनको और भी चीज़ ने उनको तंग किया। तो बहरहाल अब ये बिल्कुल एक तरह से परफेक्ट कैंडिडेट थी हमारे पास कि हम फंक्शनल न्यूरो सर्जरी के लिए हम इनको रखें। और है ना, क्योंकि हमें पता चल गया था कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, और है ना ये जो सूरत हाल से ये गुज़र रही थी, और इनका बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब हो रही थी। और आप समझ सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा काम के हवाले से भी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी। तो ऐसी हालत में पेशेंट तकरीबन कि बिल्कुल वो हो जाता है, यानी कि डिजेक्टेड सा हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि वो काम नहीं कर सकेगा आगे, या एक तरह से हमेशा के लिए मोहताज सा हो जाएगा, जबकि उसके चारों हाथ पाँव चलते हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में जब पेशेंट्स की जो है वो सूरत हाल थी, तो हम लोग जो यहाँ पर जो है वैसे हम लोग एक MOCA को फॉलो करते हैं। ये मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट होती है, जिससे पता चलता है स्कोर्स होता है। तो इनका जो स्कोर था वो 21 था। तो 21 का मतलब ये है कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट शुरू हो गई थी, यानी कि अब अगर हम और डिले करेंगे तो हमने इनको नुकसान ही देना है। और दूसरा है कि इनका जो अटेंशन या ध्यान देने वाली बात है, या लैंग्वेज को बोलने की, या उस पर सारा उनका रोल अच्छा नहीं हो रहा था, ख़राबी आ रही थी उसमें। तो ऐसी सूरत हाल में ना हमने उनका जो MRI किया। MRI में दोबारा रिपीट MRI किया, रिपीट कई दफ़ा हो चुके हैं, हमने रिपीट MRI किया, जिसमें हमें वो जो है वो एक एरिया मिला यहाँ पर। वो एरिया जो है वो यूँ समझें कि ना ये यूँ आप समझें कि रिड्यूस उनका हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम था। हिप्पोकैम्पस का जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस था, ये ट्रॉफी थी थोड़ी सी, या वॉल्यूम कम था, और उसके ऊपर इंक्रीज T2 सिग्नल्स थे, यानी T2 वेटेड पे इमेज पर जो है इन्हांसिंग सिग्नल आ रहे थे। तो ये जो रिड्यूस हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम था और इन्हांसिंग सिग्नल आ रहे थे, तो ये जो रिड्यूस इस सारे हालत को हम मतलब कि ये जो बात होती है, ये ख़ास तौर पे आप कहते हैं मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में ये कहा जाता है लफ्ज़, और इसे लोग MTLE लिखते हैं, यानी मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी कहते हैं। तो ये सबसे जो कॉमन एक तरह से जगह है जो कि एपिलेप्सी कराती है, मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जो है, ये हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस के साथ अगर हो तो फिर उसको हम यूँ लिखते हैं MTLE, छोटा m लिखते हैं, TLE लिखते हैं, फिर डैश लगा के HS, यानी कि मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी विद हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस कहते हैं इसे। अच्छा, और उसके साथ साथ इसकी एक सब टाइप भी होती है, जिसे सिर्फ हम मतलब ये कि वो ना उसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो हिप्पोकैम्पल, ये जो प्राइमरी और नेबरिंग लिम्बिक या जो मीजियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो हैं सबसे कॉमन सोर्स होते हैं फोकल एपिलेप्सी कराने का, यानी मिर्गी के दौरे कराने का। और दूसरा ये जो है आपको EEG पे ज़रा मुख्तलिफ से नज़र आते हैं। इनका कैरेक्टर्स ये होता है कि 48 से लेटे 58% जो केसेस होते हैं टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी विद हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस के, जो कि हमारे पेशेंट को डायग्नोज हो चुका हुआ है, वो 50% लोगों में बायलैटरल भी होते हैं। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, यानी कि उनका वॉल्यूम कितना है, उसका अमाउंट कितना है, कितना वो है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कि है ना इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें हर बंदा नहीं कर सकता। जो बंदा फंक्शनल न्यूरो सर्जरी बहुत अरसे से कर रहा है, ट्रेनिंग भी उसने अच्छी जगह से फंक्शनल न्यूरो सर्जरी में की हो, तो वो उसमें उसको बता सकता है। ये जो हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस होता है, ये जो है आप समझ लें कि न कभी कभी न इस वजह से भी हो जाता है कि अगर आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी हो जाता है। दूसरा ये इसलिए भी हो जाता है कि अमाइडलो हिप्पोकैम्पेक्टमी और एंटीरियर टेम्पोरल लोबेक्टमी जो होती है, ये बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, ख़ास तौर पर ये मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में, और ख़ास तौर पे अगर हिप्पोकैम्पल क्या कहते हैं स्क्लेरोसिस हो। ये जो मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है, हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस होता है, ये समझ लें कि अगर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही दवा तो बस फिर आपने सर्जरी करनी है। हत्ता कि ना ये रिस्क की होती है सर्जरी, लेकिन फिर भी की जाती है ताकि ना इसको मैं दोबारा बताता हूँ। हमने जो प्लान की थी इसके लिए, वो की थी अमाइडलो हिप्पोकैम्पेक्टमी विद एंटीरियर टेम्पोरल लोबेक्टमी। तो कहने की बात यह है कि अब मैं थोड़ा सा, ये वीडियो ऐसे लंबी तो हो जाएगी, लेकिन मैं दरअसल ये जो केस वो लिया था वो इसलिए कि एनोलॉजी के तौर पे लिया था, ताकि आप लोगों को पता हो कि कैसे केस लिया जाता है और कैसे उसका इलाज किया जाता है, कैसे उसकी एपिडेमियोलॉजी तलाश की जाती है, कैसे पैथोफिजियोलॉजी, कैसे डायग्नोसिस, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। और इसकी जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जो है, आपको बताऊं कि ये सबसे कॉमन
जो है सीजर डिसऑर्डर्स में आता है, और तकरीबन 50 मिलियन लोग जो पूरी दुनिया में है ना, वो इससे अफेक्टेड होते हैं। शायद आपको पता हो, इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इस वजह से मैंने टॉपिक को इसलिए रखा कि ताकि इसको मैं एनालॉजी के ज़रिए, एक एक केस की एनालॉजी के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूं। और मुझे भी उसी तरह समझ में आता है, जब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आया जाता है तो वो आपको अच्छे से समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने कोशिश की है जितने लोगों को भी फ़ायदा हो, मैं तो इसके लिए आपसे आगे बात करता हूँ। ये जो एपिलेप्सी जो होती है, ये तकरीबन आप यूँ समझें कि 70 मिलियन जो पूरी दुनिया में लोग हैं उनको ये एपिलेप्सी होती है। ये क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग कंडीशन होती है, और बहुत मेजॉरिटी में ये ओरिजिनेट होती है टेम्पोरल लोब से। दिमाग में हमारे टेम्पोरल लोब है, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है। तो ये टेम्पोरल लोब से ओरिजिनेट होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो एपिलेप्सी होती है टेम्पोरल लोब की, ये आगे भी डिवाइड होती है 2 कैटेगरीज़ में। एक एनाटॉमिक ओरिजिन होता है एपिलेप्सी का, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपके आगे रखना चाहता हूँ। दोनों वैरायटी में आपके आगे रख देता हूँ, दोनों कैटेगरीज आपके आगे मैं रख देता हूँ टेम्पोरल लोब की। हम टेम्पोरल लोब पे ज़्यादा बात करेंगे, इधर उधर की बात कोशिश करेंगे कम करें। वैसे टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बात करने जैसा है। ये मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जो होती है, ये समझ लें कि ये एनाटॉमी ऑफ इनर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है टेम्पोरल लोब का, ख़ास तौर पे हिप्पोकैम्पस, पैरा हिप्पोकैम्पस, ये पैरो हिप्पोकैम्पल गायरस, एमिगडाला, ये जो होते हैं ये सब बहुत ही कॉमन वो जगहें होती हैं टेम्पोरल लोब सीजर्स की, जो कि समझ लें कि किसी पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ही एक्टिवेट हो जाती हैं। और वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है? हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस। अच्छा, दूसरी बात, ये इसे हम कहते हैं मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी विद हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस। और ये हुआ भी क्यों है? क्योंकि ये इस एरिया में, हिप्पोकैम्पस के एरिया में स्क्लेरोसिस हुई, और मेरे पेशेंट को भी यही है जो मैंने आपके आगे रखा है पेशेंट। ये जो लेटरल अच्छा, दूसरा वो होता है, वो कहलाता है लेटरल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये जो है इस तरह से है कि इसमें नियोकॉर्टिकल टेम्पोरल लोब सीजर्स होते हैं, नियोकॉर्टिकल टेम्पोरल लोब सीजर्स होते हैं, और ये रेयर है, लेकिन ये होती है आमतौर पे जेनेटिक या फिर एक्वायर्ड स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल और किसी और लीजन की वजह से होती है। तो ये कहलाती है लेटरल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। तो हमारा जो टॉपिक है अभी, जो हम दोनों ही हैं, लेकिन मतलब कि हमारे मरीज़ को जो था वो मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी थी। अच्छा, जो इम्पैक्ट होता है एपिलेप्सी का, वो समझ लें कि न डिक्रीज़ कर देता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे हमारे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हुई। अच्छा, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम कर देता है, अभी उसको देखते हैं हम किस तरह से। और इसके अलावा ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी डालता है पेशेंट पर, और पेशेंट की जो पोटेंशियल होता है उसे ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है या देता है। इसकी इटियोलॉजी थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको कि टेम्पोरल लोब के जो सीजर्स होते हैं, ये समझ लो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, सबसे कॉमन कॉज उसमें हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस, जैसा कि हमारे मरीज़ को है, इन्फेक्शन, ट्यूमर, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, वेस्कुलर एनोमलीज, जेनेटिक और क्रिप्टोजेनेटिक, ये है। अच्छा, ये जो मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, ये मोस्ट कॉमन होती है एपिलेप्सी, जो कि क्योंकि ये जो है न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस में चले जाते हैं, और वो न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस जो होता है वो तब्दीली लेके आता है, और वो कहलाता है हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस। और ये आपको मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में ये जो डायग्नोसिस, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट डायग्नोस करते हैं उसमें यही मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं आपको ये बताऊं इसमें, अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो अपना
ये एक तरह से एबरेंट यानी एक एबनॉर्मल या मतलब कि गैर टिपिकल या एटिपिकल या मतलब कि जिसकी उम्मीद ना हो, मतलब कि एक एबरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडक्शन होती है। प्राइमरीली ओवर एक्टिविटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? स्टिमुलेटरी एक क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम ग्लूटामेट कहते हैं, और ये जो होता है ये अंडर द एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम कहते हैं गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा जिसे हम कहते हैं, यानी गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि प्राइमरी इसका मकसद यही होता है कि ये टेम्पोरल लोब के ऊपर एपिलेप्टोजेनेसिस करे। तो ये इन दोनों के थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ, ये कि ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये दोनों के दोनों जो है ना ख़ास तौर पे ये टेम्पोरल लोब पे इफ़ेक्ट करते हैं या उनका बैलेंस ख़राब कर देते हैं और वो उसको एपिलेप्टोजेनेसिस कराते हैं। और उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि उसी से पता चलता है कि कितनी ज़्यादा ये हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस हुई है, और जितनी ज़्यादा हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस होती है उसी से हमें पता चलता है कि सर्जिकल आउटकम क्या होगा। और जब हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस होती है तो ये जो होता है सबसे बेहतरीन समझ लें प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर होता है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि कितनी बेहतरी आनी है, कितनी बेहतरी नहीं आनी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो मतलब कि पूरा का पूरा ये जो सिस्टम को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि हम कोई एक क्लासिफिकेशन को अपने सामने रख लेते हैं, और वो मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका रहेगा इसको समझने के लिए और जानने के लिए। अच्छा, एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं द इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी। द इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी जो है ये एक टास्क फोर्स है जो कि क्लासीफाई कर रही है, मतलब एक टास्क फोर्स है या एक ग्रुप है, इन्होंने क्लासीफाई किया है, इन्होंने स्टडीज़ की हैं, इन्होंने रिसर्च की है, और ये बोलते हैं कि जो हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस है इसको आप ना आसानी से इसको समझ लें कि असेस सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं कि जब आपको पता हो कि इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस हो हिप्पोकैम्पल सेल का, कि कितना सेल है, कितना सेल लॉस हुआ है। तो उसके लिए ये जो ILAE है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी जो है, इन्होंने 3 हिस्सों में या 3 किस्म की ये क्या कहते हैं हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस बताई है, और उसकी सीवियरिटी भी उसकी सीवियरिटी भी मुख्तलिफ है। और ये मैं आपको इधर बताऊँ कि जो पोस्ट सर्जिकल आउटकम होता है इसका वो भी हमें बता देता है, और हमें यही पता चल जाता है कि सीजर्स कंट्रोल कितना रहेगा, यही पता चल जाता है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक चौथी सब टाइप भी, जब ये 3 सब टाइप पे काम कर रहे थे और इनका कंसेंसस 3 सब टाइप पे हुआ, तो एक उनको चौथी सब टाइप भी मिली जो कि उन्होंने कहा कि जिसमें ग्लायोसिस ज़्यादा होता है। तो अब मैं आपके आगे ये यूँ समझ लें कि ये जो इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी है उन्होंने जो रिसर्च करके जो 4 सब टाइप्स बनाई हैं, 3 मेजर हैं और चौथी को मैं क्या कहता हूँ उसका हिस्सा नहीं बोलता, लेकिन वो कहते हैं ये चौथी हमें मिली है लेकिन इसको हम समझाते अलग से हैं। अच्छा चलें, अब मैं आपको सबसे पहले पहली बताता हूँ जिसे हम बोलते हैं HSILAE, यानी कि हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी टाइप 1। इसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंट न्यूरोनल सेल लॉस होता है और ग्लायोसिस होती है, और मोस्टली जो होता है ये CA1 और CA4 हिप्पोकैम्पल रीजन में होता है। अगर हम ये जो इन्होंने है न कि हिप्पोकैम्पस को डिवाइड किया है रीजन्स में, तो CA1 रीजन और CA4 हिप्पोकैम्पल रीजन में ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट न्यूरोनल सेल लॉस होता है और वहाँ पे ग्लायोसिस होता है। और ये जो होता है एसोसिएशन होती है इसकी विद द हिस्ट्री ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंजरी इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन विद अर्ली सीजर ऑनसेट, यानी कि ये आपको ज़्यादातर आपको किस में मिलेगा, ये समझ लें कि ये जो प्रेसिपिटेटिंग इंजरीज होती है ना पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, तो फिर उनको जो सीजर्स होते हैं जिसकी वजह से, तो ये आप यूँ भी कह सकते हैं कि ना मतलब ये कि ये पीडियाट्रिक में आपको कॉमन मिल सकती है। तो हाँ सही है, ऐसा सही है, इसको समझना टाइप 1
उसमें ज़्यादा मिलती है। अब इतना समझ में आ गया। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये पोस्ट सर्जिकल प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा है। दूसरा कहलाता है हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी टाइप 2। ये ऐसी फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा सेल लॉस होता है इसमें भी, जैसे कि पहले वाले में बताया, और ग्लायोसिस होती है, और ये भी CA1 हिप्पोकैम्पल रीजन में होता है। लेकिन ये आपको जो है समझ लें कि न ये आपको जो लेस फेवरेबल पोस्ट सर्जिकल प्रोग्नोसिस देता है। मतलब कि इसमें CA4 नहीं इन्वॉल्व होता, सिर्फ CA1 इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें अगर यानी CA1 मैंने हिप्पोकैम्पल रीजन बताया था ना, तो अगर वो नहीं इन्वॉल्व होता टाइप 2 में, लेकिन इसके जो सर्जिकल के बाद प्रोग्नोसिस अच्छी इतनी नहीं है। तीसरा जो मैंने बताया हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी टाइप 3 जो कहलाता है, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इसमें सेल लॉस होता है और ग्लायोसिस होता है, लेकिन किस एरिया में, CA4 में, यानी कि CA1 नहीं CA4 में होता है। और ये भी हिप्पोकैम्पल का रीजन है। और ये टाइप भी जो है मतलब ये कि कम देखी गई है, लेकिन ये है इसमें भी जो नताइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यानी कि टाइप 2 और टाइप 3 के नताइज अच्छे नहीं हैं, जबकि टाइप 1 जिसमें दोनों एरिया में इन्वॉल्वमेंट है उसके नताइज ज़्यादा अच्छे हैं सर्जरी के बाद। यानी कि CA1 भी इफ़ेक्ट हुआ हुआ है, उसमें CA4 भी इफ़ेक्ट हुआ हुआ है, तो उसमें नताइज मतलब कि आप ये समझें कि वो बेहतर हैं, और वो बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, एक कहलाता है जिसे हम ये कह सकते हैं कि इसमें सेल लॉस नहीं होता है, और हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस इसमें ज़्यादा नहीं देखी गई है, सिर्फ ग्लायोसिस बहुत ज़्यादा देखी गई है, और इसके भी जो नताइज हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो कहने की बात ये कि आपको पता चल गया कि ये इस तरह के 4 टाइप्स हैं, और इनकी सिर्फ एक टाइप A जो है जिसका नताइज थोड़े से बेहतर हैं, और उसकी रिसर्च अभी चल रही है कि आगे क्या होना है। थोड़ा सा मैं एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट्स आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है, ये जो डायग्नोस हुई थी, ये पहले न समझ लें कि डायग्नोसिस इसका मिल जाता है पहले शुरुआती 2 डेकेड्स में, यानी 10 साल में 20 साल में मिल जाता है पेशेंट के। और इसका कोई भी ये ताल्लुक़ नहीं है कि मेल में ज़्यादा है फीमेल में ज़्यादा है, लेकिन वैसे जो है उन्होंने कुछ फीमेल मरीज़ देखे हैं। इसके अलावा जो इनकी जो एवेल्यूएशन है वो यही है कि ये समझ लें कि बहुत पहले से ये पता चल रहा है, और इसमें EEG को जब EEG के ज़रिए और जो क्या कहते हैं MRI CT स्कैन की मदद से जब देखते हैं तो इनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिली है। हाँ, तो बस ये बताना था आपको कि तकरीबन जो 60% जो होते हैं एपिलेप्सी जो होती हैं वो आमतौर पे फोकल ओरिजिन ही होती हैं। जो फोकल होती हैं तो उनमें मेजॉरिटी टेम्पोरल एरिया में होती हैं। टेम्पोरल एरिया की जो होती है वो मेजॉरिटी हिप्पोकैम्पल एरिया में होती हैं। उसका जो हिप्पोकैम्पल पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है, मैगडिला है, वहाँ होती हैं। और इन्होंने कुछ मरीज़ों में ऐसा देखा है, कोई एक अच्छी खासी तादाद जो है उनमें ये भी देखा है कि बायलैटरल भी हो सकती हैं। और ये ना क्या कहते हैं, ये जो फिट्स होते हैं ये समझ लो कि जो ना कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, ये क्या कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को नहीं करती हैं, और कभी कभी कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की वजह से भी ये फिट्स हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक है डायलेमा है जिसको आगे स्टडी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में मैं बात बता दूं कि ये अर्लीस्ट जो है समझ लें इसको जितना जल्दी आप पकड़ लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी में बताने का, और जितना पहले आप इसका फाइंडिंग पकड़ लेते हैं उतना जल्दी आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट को कुछ हद तक बना सकते हैं। और मैंने यही बताना था कि प्राइमरी जो पैथोलॉजी होती है वो जो कि हिप्पोकैम्पल एरिया में है और न्यूरोनल लॉस की वजह से है और एट्रोफी की वजह से हिलार रीजन में ख़ास तौर पे CA1
CA3 और CA4 एरिया में, CA2 एरिया भी जो है वो हम हमेशा बच जाता है, जबकि CA1 और CA4 सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। CA3 भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है, और ये डेंटेड गायरस जो कि इलाका है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, उधर भी एट्रॉफी होती है, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बताना था कि जो इसमें आपको नॉर्मली जो डेंस ग्रैन्यूल सेल लेयर होती है और मोसी फाइबर जो होती है, ये और ग्लायोसिस जो है, ये आपको कॉमन फाइंडिंग मिलेगी पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन में। 3 सेल्स आपको मतलब कि डेंस ग्रैन्यूल सेल लेयर, मोसी फाइबर स्पाउटिंग और ग्लायोसिस जो है, ये आपको कॉमनली मिल जाएगी जब आप इसका वो है ना हिस्टोलॉजिकल बायोप्सी आपको देखने में मिलेगी। अच्छा, छोटी सी एक बात है कि ये नोट किया गया है कि जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज होती हैं, ये इसकी बहुत ज़्यादा एटियोलॉजीज हो सकती हैं, और ये एटियोलॉजीज़ जो हैं वो एक दूसरे को पुश भी करती हैं। एक वजह है, उसने दूसरी वजह को बढ़ाया, उस वजह ने दूसरी वजह को बढ़ाया, दूसरी वजह ने तीसरी वजह को बढ़ाया, तो वो ये एक मायरेड ऑफ एटियोलॉजीज होती हैं, और पीछे ये एक तरह से इफ़ेक्ट करती हैं, वो उसको बढ़ाता है, तो फिर आप एक तरह से एपिलेप्टोजेनिक फोकस की एक्टिविटी हमें सामने आती है। ये लैटरल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती हैं, ये आप जैसे मैंने कहा था 2 तरह की, उसमें एक मीजियल और लैटरल टेम्पोरल। तो लैटरल तो मैं बताता कि लीजन हो या नॉन लीजन भी हो तो उसकी वजह से होती है, लेकिन उसमें कोई एनाटॉमिकल एबरेशन हो, मतलब कोई एक एनाटॉमी कोई चीज़ हो, कोई ट्यूमर है, कोई चोट लग गई है, कोई क्लॉट है, कोई ब्लीडिंग हो गई है, उसकी वजह से हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। मीडियल टेम्पोरल जो होती है वो उसकी वजह से होती है कि वो स्क्लेरोसिस यानी वहाँ पे ग्लायोसिस हो जाती है, सेल का मास कम हो जाता है, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है मतलब हिप्पोकैम्पल एरिया में। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये लैटरल टेम्पोरल लोब की एपिलेप्सी होती है, ये वैसे इतनी ज़्यादा इस पर लोगों ने इतनी स्टडीज़ की भी नहीं है, और जबकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत फैमिलियल एलिमेंट भी हो इसमें, थोड़ा बहुत इडियोपैथिक जेनेटिक मतलब कि म्यूटेशंस का भी एलिमेंट हो, लेकिन बहरहाल अभी कुछ स्टडी इस पर भी हो रही है कि जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं उनका भी कोई रोल है ये एपिलेप्सी कराने में। चलिए खैर, अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं हमारे पेशेंट के, जैसे हमने अपने पेशेंट का किया। अब इधर थोड़ा सा मैं टॉपिक बता दूं कि जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट करती है सीजर एक्टिविटी के साथ, और ये ओरिजिनेट करती है मीडियल और लैटरल टेम्पोरल लोब में। ये सीजर जो होते हैं ये जो है वेव यानी फोकल अवेयर सीजर्स होते हैं, और फोकल सीजर्स जो होते हैं वो इम्पेयर्ड अवेयरनेस करते हैं। कुछ ऐसे सीजर्स भी होते हैं जो फोकल अवेयर सीजर्स कहलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इम्पेयर्ड अवेयरनेस यानी उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको फिट्स पड़ना शुरू हो चुके हैं, और कुछ जो होता है फिर वो अनकॉन्शियस कर देते हैं। और इसी तरह से ये जो सीजर एक्टिविटी होती है ये जब ओरिजिनेट होती है, पैदा होती है टेम्पोरल लोब से, तो ये जो है दोनों सेरिबेलर हेमीस्फीयर को इन्वॉल्व करती है, और ख़ास तौर पे ये जो है कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये फोकल के बजाय टोनिक क्लोनिक सीजर्स में तब्दील हो जाती है, और फिर आहिस्ते आहिस्ते मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, और फिर बंदे का अटेंशन और इंटेलिजेंस पे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी ये जो सिम्टम्स होते हैं टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के, आम तौर पे बताऊं कि इसमें जो मैं आपको बताऊं कि इसमें 4 सिम्टम मैं आपके आगे रखूँगा। पहला मैं बता रहा हूँ कि फोकल अवेयर सीजर, जिसे हम क्लासिकली कहते हैं ऑरा। ये जो फिनोमेना होता है इसमें स्पेशली सेंसरी जो सिम्टम्स होते हैं वो ख़ास तौर पे ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी या विसरल सिम्टम। तो ये जो सिम्टम होते हैं ये ऑटोनॉमिक से रिलेटेड और सोमेटोसेंसरी और कॉग्निट इवेंट जो होता है, एक तरह से ये डीजा व्यू या जामस वू
जैसा प्ले करता है कि आप कोई स्मेल अजीब सी आना शुरू हो जाती है, वो ऑरा का हिस्सा हो, कुछ सुनाई देना शुरू हो जाता है, कुछ टेस्ट में खट्टापन या नमकीन का एहसास एकदम से, अभी नहीं भी उसने खाया पिया है तो उसको एहसास होना शुरू हो जाता है, और या फिर डर लगना शुरू हो जाता है, इमोशनल सिम्टम शुरू हो जाते हैं, या कोई पुरानी बातें डिजावू के वो तो मैं गुजरा था, वो देखा था, वो था, इस तरह के एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। ये फोकल अवेयर सीजर्स में होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ऑरा जो होता है वो इस तरह से बिहेव करता है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरा सिम्टम ये होता है, पहला सिम्टम समझा बता दिया मैंने, अब दूसरा सिम्टम ये बता रहा हूँ कि फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर। फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर, कभी कभी क्या होता है कि फोकल अवेयर सीजर में ये कन्वर्ट हो जाता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में। पहले तो मतलब है कि पता चले कि मुझे ज़बान में अजीब सा फील हो रहा है, या सुनाई अजीब सा दे रहा है, या सूंघने में हो रहा है, या पेट में कुछ खाने में कुछ ऐसा या एक्टिविटी आ रही है, या ऐसी सोचें आ रही हैं जैसे डीजावू टाइप का हो रहा है। अब वो आगे बढ़कर हो जाता है कभी कभी सिम्टम लॉस ऑफ कॉन्शियस, पेशेंट बेहोश हो जाता है। और ये इस तरह से होता है कि पेशेंट जो होता है वो मोशनलेस समझने के न हो जाता है, बिल्कुल ऐसे बस स्टेयर करने लगता है, जैसे बस यूँ करके ऐसे, जैसे वो आपको लग रहा है वो आपकी तरफ देख रहा है लेकिन वो आपकी तरफ देख रहा नहीं। हालांकि जब आपको करीब जाके देखते हैं तो प्यूपल्स भी उसके डायलेट हो जाते हैं, दोनों प्यूपल डायलेट हो जाते हैं, यानी इसमें ऑटोमेटिज्म जो होता है वो शुरू हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और फेशियल ओरल जो मस्कुलेचर है वो ख़ास तौर पे एक तरफ जो है वो ना इफ़ेक्ट होता है, और एक लिम्ब हाथ या पाँव जो होता है उसमें एक डिस्टोनिक, या तो ऐसे अकड़ जाएंगे, डिस्टोनिया शुरू हो जाएगा कि ऐसे बिल्कुल अकड़ गए पाँव, ऐसे बिल्कुल ऐसे अकड़ गया, ऐसे अकड़ गया। तो ये जो इस तरह की सूरत हाल पोस्चरिंग हो जाती है एक उसके लिम्ब की। इसके अलावा जो फोकल सीजर जो होते हैं ये एक्सटेंड करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, और ख़ास तौर पे ये बायलैटरल टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो तीसरा था वो फोकल, जो मैंने बताया तीसरी चीज़ जो ये हो जाती है कि जो फोकल सीजर जो होते हैं ना वो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व कर देता है। पहले एक टेम्पोरल था, पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व कर दिया उसने, और इसमें बंदा जो होता है बायलैटरल टोनिक क्लोनिक सीजर शुरू हो जाते हैं, उसको बेहोशी हो जाती है, ज़बान टेढ़ी हो जाती है, गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है, झाग आना शुरू हो जाते हैं, दोनों हाथों से वो, तो ये तीसरा लेवल पर आ जाता है, यानी कि ये भी सिम्टम मिल सकता है। और चौथा वो होता है कि जो मैंने आपको दूसरा सिम्टम बताया था और जो तीसरा सिम्टम बताया था, ये दोनों कंबाइन में हो जाए और बंदा जो है कंफ्यूज भी हो, एफेजिक भी हो, एमनेजिक भी हो, यानी भूलना भी शुरू कर दे वो थोड़ी देर के लिए, एफेजिया बोलना बंद कर दे, कंफ्यूज हो जाए, और फिर वो कन्वर्ट हो जाए अचानक से। मतलब ये कि दोनों कंबाइन में मिलता है। तो ये तीनों के ये चारों सिम्टम्स आपको मैंने समझाने की कोशिश की। ये इंटरएक्टल जो सिम्टम होते हैं ये वैसे नॉन स्पेसिफिक होते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, लेकिन कभी कभी पेशेंट जो होता है उसमें ये इस तरह का स्पीच और फ्लैटनिंग ऑफ क्या कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल नेज़ोलेबियल फोल्ड जो होता है ये वो हो जाता है, वो वक्ती तौर पे होता है। ये नेज़ोलेबियल फोल्ड थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो जाता है, तो वो वक्ती तौर पे उस फिट्स के दौरान होता है। तो देखिए, मैंने अपने जो मरीज़ आपके सामने रखा था उसमें ये सिम्टम काफ़ी हद तक उससे रिलेट कर रहे हैं। उसको डिजाऊ वाली सूरत हाल भी है उसके अंदर और बढ़ रही है उसके अंदर, फिर बाद में उसको ना पूरे उसमें, मतलब मैंने आपको पूरा वो केस सिनेरियो वैसा बना के जो हमारी नॉलेज थी हमारे केस में वो मैंने आपको इधर रखने की कोशिश की है। तो ये हमारे केस में थी। अब मैं आपको क्योंकि चूँकि थोड़ा सा लेक्चर भी दे रहा हूँ, थोड़ा बता भी रहा हूँ, तो उस हवाले से भी बात करूँगा। अच्छा, EEG के हवाले से मुझे ज़्यादा तो नहीं मैं आपको बता सकूँगा, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उधर आपके आगे रखूँगा। देखिए, जो न्यूरो इमेजिंग होती है और EEG होती है ये वैसे तो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। तो इसको सही तरह से अंदाज़ा लगाने में और ये करने में कि ना टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का पता लगाने में, और ये जो होता है इसमें समझ लो कि बहुत सारे हम मरीज़ जो है सही इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, EEG जो होती है
वो तकरीबन तमाम लोगों की इस तरह की जिनके फिट्स पे मामलात होते हैं या जिनका सस्पेक्ट किया जा रहा हो कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, तो उनके डेफिनेटली तमाम लोगों की जाती है, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि ये एपिलेप्सी है ये लोकलाइज्ड है। क्योंकि एज अ सर्जन जब आप देखते हैं, आप दूसरे तरीके से देखते हैं, आप देखते हैं कि मैं अपने जो हथियार हैं सारे के सारे उस पर इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं, यानी दवाओं से तो ठीक हो ही होगा, क्या इससे भी फ़ायदा हो सकता है कि मैं उसको कोई मिसाल के तौर पर उसकी कोई सर्जिकल फ़ायदा दे सकता हूँ उसे, कोई फंक्शनल सर्जरी है बहुत बड़ी लगती है, लेकिन सर्जरी करने में इतनी मुश्किल नहीं होती है, मतलब कि थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ सर्जरी है, मतलब कि डैमेज ही कर रहे हैं ना, आप तोड़ ही रहे हैं, कुछ काट ही रहे हैं, निकाल ही रहे हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि आप ईजी इधर इसलिए करते हैं ताकि आप देख सकें, कंफर्म करना है आपको फोकल, ये तो पता होता है आपको फिट्स पड़ रहा है, लेकिन ये कंफर्म करना तो ईजी मदद करती है आपकी कि फोकल है, टेम्पोरल है। तो ये मैं सिर्फ आपको पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, थोड़े अल्फाजों का ज़्यादा इस्तेमाल है क्योंकि रूटीन टॉपिक नहीं है ये। मैं इसका लेक्चर बनाते हुए भी मैं 2 दफ़ा सोच रहा था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा लेक्चर बने। अच्छा, दूसरी बात ये जो इक्टल ईईजी होती है, इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, उसका जो रिदम होता है वो 5 to 7 हर्ट्ज़ थीटा वेव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और ये जो पीक रिकॉर्डिंग जो होती है वो इसमें स्फीनॉइडल और बेजल टेम्पोरल इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इप्सिलेटरल उसी तरफ रखते हैं एपिलेप्टिक फोकस के, जहाँ पे हम समझ, अगर राइट है तो राइट पे रखेंगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट पे रखेंगे। और इसी तरह से ये जो डायग्नोस्टिक ये अमल जो है हम पूरा करते हैं। इसके अलावा ये जो इंटरइक्टल ईईजी होती है ये भी बहुत ज़्यादा समझ लें कि इम्पॉर्टेंट होती है, बड़ी रिमार्केबल फाइंडिंग्स मिलती हैं, जैसे कि इसमें स्पाइक और वेव फॉर्म मिलेगा और शार्प और स्लो कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। तो इसमें एंटीरियर टेम्पोरल रीजन होता है या बेजल टेम्पोरल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनकी मदद से हम उससे सही अंदाज़ा लगा लेते हैं। डिफरेंशिएट आप किस तरह करते हैं मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी को लेटरल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में? देखिए भाई, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना, वेव फॉर्म दोनों के तकरीबन एक जैसे हैं, तो उसमें मैं थोड़ी सी इमेजिंग जो न्यूरो इमेजिंग है वो ज़्यादा मदद करती है। लेकिन फोकल करने में दोनों तकरीबन इनके वेव फॉर्म तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, जितनी मेरी नॉलेज है, लेकिन और भी बात इस पर रिसर्च की जा सकती है और मालूम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ जो पेशेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के, ये जो है इनमें नॉर्मल इनिशियल ईईजी जो होती है वो हम इस तरह से करते हैं कि हम स्लीप में 24 आवर, और ख़ास तौर पे हम रात को उसको थोड़ा सा उनको नींद कहते हैं, आप सोना नहीं है, जागते रहना है, ताकि जब वो आए तो हमारे पास जल्दी सो जाएं और हम उनको सोते हुए देखें कि क्या सूरत हाल है। तो वो स्लीप डेप्रिवेशन करके वीडियो ईईजी टेलीमेट्री जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं बता दूं आपको कि ये जो स्कैल्प पे हम ईईजी के वो जो लगाते हैं पूरी चीज़ें, और उसके बाद जो हमारा क्लिनिकल डाटा जमा होता है, और ये इंट्राक्रेनियल इलेक्ट्रोड का भी जो इधर लगाने का और उसको सही तरीके से उसमें से वेव फॉर्म निकालना, ये भी एक जो उसके ख़ास लोग हैं वो करें तो बेहतर है। एक जनरल ईईजी भी करते हैं लोग, बहरहाल वो भी फ़ायदा होता होगा, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा अगर सही तरीके से सही चीज़ करेंगे तो फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। न्यूरो इमेजिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने में कोई ऑर्गेनिक या स्ट्रक्चरल एनोमली है, जैसे कि वरना जो टेम्पोरल लोब को तंग कर रही है, कोई मैस्कुलर मॉल कोई आर्टीरियोवीनस या वैस्कुलर मॉल फॉर्मेशन है, कोई ट्यूबर है, कोई हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस है, वो भी तो पता चल रहा है ना। ऐसे ही ये जो सीटी स्कैन होता है ये हम आम तौर पे यूज़ करते हैं ताकि हम इवेल्युएट कर सकें, और इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, लेकिन अगर ये हाई रेजोल्यूशन पे इसकी इमेजिंग की जाए तो अच्छा पता चलता है। वैसे जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई है वो जो है उसका जो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत डिटेल से बताती है हमें। और एमआरआई जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, बहुत ही हम तो उस पर ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। प्री सर्जिकल असेसमेंट जो होती है वो तो सारी की सारी हम उस पर ही करते हैं, और उसी पे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी पता चलती है। और दूसरा ये जो मीडियल टेम्पोरल लोब जो क्या कहते हैं
है उसमें बेहतर तरीके से हम देख पाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस है, उसे भी हम अच्छी तरीके से एमआरआई पे देख पाते हैं। एमआरआई जो होता है वो आपको ये भी दिखाएगा कि कितना रिड्यूस हुआ है हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम, वो ये भी बताएगा कि उधर सिग्नल इंटेंसिटी T2 वेटेड इमेज पे बढ़ रही है। ख़ास तौर पे हिप्पोकैम्पस का जब आप फ्लेयर इमेज करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करता है T2 पे, तो वो भी बताता है कि वॉल्यूम कम हुआ है और ग्लायोसिस है और स्क्लेरोसिस है। और ये जो T1 इमेजिंग होती है ये ग्रे वाइट मैटर का कॉन्ट्रास्ट बताती है, और ये भी बताती है कि न्यूरो एनाटॉमिकल डिटेल्स जो होती हैं, क्या कहते हैं, वो T2 से ज़्यादा हमें T1 पे पता चल जाती है न्यूरो एनाटॉमिकल डिटेल। और मेजॉरिटी केसेस में हिप्पोकैम्पल जो स्क्लेरोसिस है वो मैंने कहा कि कभी कभी बायलैटरल नेचर के भी होते हैं, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डायग्नोज करना और ये भी पता चलाना कि वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैसे है, कितना है, किसका किधर, मतलब अगर बायलैटरल है किधर ज़्यादा है, आपको किस तरह की सर्जरी करनी है, दोनों तरफ में से कौन सा एरिया चुनना है, राइट चुनना है, लेफ़्ट चुनना है, कहाँ वॉल्यूम कम ज़्यादा है। तो ये तमाम के तमाम जो होता है इसमें एक अच्छा इंटरप्रेटर होता है, वही एक अच्छी असेसमेंट दे सकता है। तकरीबन 60% जो फोकल एपिलेप्टिक लीजन्स होते हैं ये वैसे तो आप समझ लें कि मिस हो जाते हैं स्टैंडर्ड एमआरआई पर, तो उसके लिए हमें जो है ना थोड़ा सा मतलब कि डिटेल्ड एमआरआई और डिटेल इमेजेस चाहिए होती हैं जो कि हमें उसको सही असेस करने में मदद करती हैं। और अगर फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग जो मोडेलिटीज़ होती हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे कि ये एक फंक्शनल इमेजिंग पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी होती है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल इमेजिंग पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन होता है, या फिर आप ये कह दें इसे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, ये भी समझ लें कि एक ऑप्शन है। लेकिन हमारे पास चूँकि इतना ज़्यादा उसकी फैसिलिटी नहीं थी जब हम वो केस कर रहा था जहाँ पर, तो उस हॉस्पिटल में वो हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं थी उस वक्त। बहरहाल लेकिन चूँकि वो टीम थी और मैं टीम का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिल गया था, तो उसी वजह से मैं केस आपके आगे रखने की जिसारत कर रहा हूँ। अच्छा, और मुझे खुशी भी हो रही कि ठीक है, हो सकता है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेक्चर ना बने, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा थोड़ा सा बात करूँ इस पर। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको कि ऐसे बंदे जो कि जिनकी इवैल्यूएशन हो रही होती है सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, ऐसे मरीज़ जिनको हम चेक कर रहे होते हैं, हमें बड़ा एडुकेटली लोकलाइज करना पड़ता है उस एपिलेप्टिक फोकस को कि वो कहाँ से है, और कि कहीं अनइफेक्टेड एरिया से भी पता चल जाए, इफ़ेक्टेड एरिया भी पता चल जाए। ऐसा ना हो कि हम हिट कर दें, हमें वो एरिया बचाना है जो अनइफेक्टेड है, हमें सिर्फ वही एरिया हिट करना है जो इफ़ेक्टेड है, अनइफेक्टेड को नहीं हिट करना है। और कभी कभी एपिलेप्टिक फोकाई जो होते हैं वो इतने वजाहत से नहीं मिलते एमआरआई पर, तो हमें एडिशनल इमेजिंग मोडेलिटीज़ की तरफ भी जाना पड़ सकता है। मेरा जो जिस पेशेंट का बता रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंकली मतलब कि पता चल रहा था, मेरी जो मैंने पेशेंट की हिस्ट्री दी है उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा, वरना इतनी फ्रैंक डिटेल नहीं पता चलती हैं इन तरह के मरीज़ों में। अच्छा, ये जो पैट स्कैन जो होता है ये बड़ा वैसे यूज़फुल होता है इंटरवेंशन में, और ये जो है एपिलेप्टोजेनिक जोन जो होते हैं इंटरइक्टल हालत में, यानी जब फिट्स पड़ रहे होते हैं उस हालत में, और इंडिपेंडेंटली भी, और दोनों सूरत हाल में, मतलब कि और फिर कभी कभी हम उनको सीटी स्कैन और एमआरआई के साथ उनकी रिपोर्ट्स को या उनकी डाटा को मिला के भी देखते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर की मदद से, तो उससे भी लोकलाइज करने में बहुत हमें मदद मिलती है। और ये जो इंटरइक्टल पैट स्कैन होते हैं ये ख़ास तौर पर जो है अपना बहुत अच्छे से हमें पता चल जाता है कि कहाँ हाइपोपरफ्यूजन हो रही है, और एपिलेप्टोजेनिक जोन कौन कौन से हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये सब। और ये स्पेक्ट स्कैनिंग जो होती है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोडेलिटी है, ख़ास तौर पे एपिलेप्टिक फोकस करने के लिए 80 से 90%
80 से 90% मरीज़ों में ये जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी होती है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कि है ना अच्छे से वो बता देता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोप था तो इस वजह से हमने पैट स्कैनिंग नहीं थी हमारे पे, लेकिन चूँकि एमआरआई था और एमआरआई के साथ वो जो वो सॉफ्टवेयर था और वो स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए, तो उससे हमें काफ़ी मदद मिल गई। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं कि ये जो इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं ये सॉरी तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ना अच्छा जी स्पेक्ट मैं बता रहा था आपको कि जो लोकल फाइंडिंग्स होती हैं उसके लिए हम 99M समझ लें, टेक्नीटियम या यूँ कह लें कि HMPAO जिसे हेक्सामीथाइल प्रोपलीन अमाइन ऑक्सीन जो होता है, ये 30 सेकेंड मतलब कि होते हैं सीजर ऑनसेट में जब ये आप देते हैं तो ना जब आप ये यूज़ करते हैं, और ये जो है आपको हाइपर परफ्यूजन दिखाता है मीडियल और लेटरल टेम्पोरल लोब में, और इंटर एक्टल या एक्टल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो सब्ट्रैक्शन में, यानी ये इंटर एक्टल स्पेक्ट सब्ट्रैक्शन ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट देता है, क्या कहते हैं हम ये लोकलाइजेशन और एनहांसमेंट ऑफ द वैल्यूम रीजन। मैग्नेटिक एनसेफेलोग्राम जो होता है वो भी हम करते हैं, और उसमें जो है हमें एक्टल स्पाइक भी मिलते हैं। और इसके अलावा ये जो एमआरआई होता है उसके लिए हम 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, और ये बड़ा हमें यूज़फुल होता है उस वक्त जब हमें वो प्रॉपर फोकल एरिया पता करना होता है कि हमने यहाँ जाके उस एरिया के साथ सर्जरी करनी है। तो ये ना स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन जो होती है ये कंट्रास्ट के साथ जब हम देते हैं तो काफ़ी हद तक हमें मदद करती है। और बहरहाल इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, हर मोडेलिटी की एक लिमिटेशन है। कंबाइन करके भी किया जाता है जब इंटरेक्टल हालत में, और तो फिर वो ईईजी जो होती है वो ना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है बनस्बत एमआरआई के। मतलब इंटरेक्टल हालत में पेशेंट की मूवमेंट के इश्यूज़ होते हैं, फिर उस वक्त एमआरआई करना इतना आसान नहीं रहता, आपको बताइए। वैसे आम तौर पे इंट्रा कैरोटिड जो क्या कहते हैं एम्बो बारबिटॉल टेस्ट किया जाता है जिसे हम वाडा टेस्ट कहते हैं, या IAP जिसे हम कहते हैं इंटर कैरोटिड एम्बारबाटॉल टेस्ट जो होता है, ये यूज़ किया जाता है प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन, ख़ासतौर पर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में, ताकि हम लोकलाइज कर सकें वर्बल और विजुओसेप्टल मेमोरी सेंटर्स को ना टेम्पोरल लोब में, और साथ साथ एक्स्ट्रा ये टेम्पोरली हमें ये सेलेक्टिव रिसेक्शन करने में मदद करता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये इन्वेसिव प्रोसीजर या ये थोड़ा सा इन्वेसिव बन जाता है, लेकिन आम तौर पे मैं आपको बताऊं कि फंक्शनल एमआरआई जो है वो वाडा टेस्ट करने में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और वो लेस इन्वेसिव काउंट हो रहा है और लिमिटेड है उसकी क्लास 1 क्लास 2 एविडेंस समझ लें कि है ना, जिसमें मतलब कि उसकी इन्वेसिवनेस की वजह से। लेकिन बहरहाल ये जो फंक्शन एमआरआई है हमें पोस्ट सर्जिकल आउटकम्स और उसके लैंग्वेज सेंटर को देखने में भी मदद करता है। तो सिर्फ प्री सर्जिकल ही नहीं होता, पोस्ट सर्जिकल भी होता है कि हमने कुछ करने गए, इतनी एफर्ट किए तो कुछ हासिल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हासिल ही नहीं हुआ कुछ तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि वो फिर हमने क्या कुछ किया, हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैं आपको इधर थोड़ा सा एक बात बता दूँ। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की। तो देखें, जो ये एक तरह से जो क्यूमुलेटिव सीजर्स टाइम होता है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी न्यूरो कॉग्निशन डिक्लाइन से, उसका जो साइज़ है सीजर्स की रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी से। दूसरा, आइडियली ये जो सीजर कंट्रोल जो हम अचीव करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, और जो इम्पेक्ट है एपिलेप्सी का और उसकी मैनेजमेंट का ये बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं सीरियस क्या कहते हैं इम्प्लीकेशन डालता है, कि सीरियस मतलब कहने का उसका असर होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, और मतलब कि और इसी तमाम बातों को हम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं।
अरे डायग्नोसिस है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की, इनिशियल मैनेजमेंट में तो आपको पता है कि जो न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन होती है, ये समझ लें कि आप कैसे करते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की मदद से। और जितनी भी ये पुरानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, जैसे कि फेनिटोइन है, जैसे कि वेल्पोरेट है, कार्बामेज़ेपिन है और फिनोबार्बिटॉल है, और कुछ नई भी आ गई हैं, लेमेट्रोजीन है, गाबापेंटीन है, लेवेट्रोसिटाम है। ये तमाम की तमाम जो है, वैसे तो इनके एडवर्स इफ़ेक्ट तो होते ही हैं, जैसे कि हेपेटोटॉक्सिसिटी करती हैं, लेकिन बहरहाल इनका एपिलेप्सी में रोल है। और बहुत सारे जो क्या कहते हैं फिजिशियंस जो होते हैं, वो वेल्पोरेट और टोपरामेट जो होती है, अगर मुमकिन हो, और लिमेट्रोजीन भी है, और या फिर लिमेट्रोसिटाम जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि बेहतर उसके रेट्स हैं, मतलब ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा नुकसानदेह इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा है, जो बहुत सारी ख़वातीन होती हैं चाइल्ड बियरिंग एज में, वो उनको ये मतलब ये कि समझना होता है कि कौन सी दवा टेराटोजेनिक है, और हम जब यूज़ करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ख़ास तौर पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, तो उनका एक अपना असर तो रहता ही है। तकरीबन 1/3 जो मरीज़ होते हैं, 1/3 मरीज़ होते हैं टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के, उनका जो समझ लें कि ये रेजोल्यूशन ऑफ सीज़र है, मतलब कि ये दवाएं स्टार्ट करने के बाद वो बेहतर हो जाता है। और दूसरा ये कि जो डेफिनेशन है रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी की, वो मतलब कि उसकी कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं बन पाती है, या उसको असेस करना या मुख्तलिफ डोमेन्स में वो भी इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन बहरहाल उसकी फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी ऑफ सीजर्स और नंबर ऑफ क्या कहते हैं कितनी एईडी फेल हुई हैं, ये तमाम की तमाम इम्पॉर्टेंट हैं, तमाम की तमाम मैटर करती हैं जब भी आप वो सर्जिकल डिसीजन की तरफ जाते हैं कि ये दवाएं असर कर रही हैं, असर करना छोड़ दिया है। ये जो सर्जिकल रिमिशन होता है, या क्या कहते हैं ट्रैक्टेबल सीजर्स जो होते हैं, ये समझ लें कि इनका जो टाइम जो होता है वो तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा और 2 साल के दरमियान रहना चाहिए, तो पता चलता है सही क्या फ़ायदा है। सर्जरी जो है वो एक ऑप्शन है उन मरीज़ों में जहाँ पे रिफ्रैक्टरी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी हो, या जो समझ लें कि ऐसे लोग जो कि ना उनका रिमिशन रेट बढ़ जाता है, ऐसे मरीज़ों में जैसे कि ये हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस है। तो अच्छा, वैसे बहुत ये इस पे रिसर्च जो हुई है उससे पता चला है कि जो टेम्पोरल लोब सर्जरी जो होती है वो वैसे बेहतर ही रिज़ल्ट दे रही है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ कि अगर उसके साथ आप मुकाबला करें तो इस वजह से सीजर कंट्रोल जो है वो रिफ्रैक्टरी केस में मेरे ख्याल में सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है। और ये जो अर्ली सर्जरी इवैल्यूएशन होती है, इंटरवेंशन होती है, या इसको जो इंडिकेशन होती है, तो ये आप समझें कि ये फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर करता है। ये नहीं होता सिर्फ मरीज़ ज़िंदा है, मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या मैटर करती है, किस माशरे में किसकी क्या अहमियत है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये फ़ैसला फिर करने में मदद देती हैं कि सोसाइटी का क्या रुझान क्या है, वो क्या चाहती है सोसाइटी। खैर, वैसे जो 2 कॉमन हम जो बहुत ही कॉमनली परफॉर्म करते हैं सर्जरीज़, वह सर्जरी का इंटेलिजेंस जो कोशेंट होता है, आईक्यू स्कोर है, उसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ता है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकली पेशेंट ऊपर आता है जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत नीचे रहता है। खैर चलें, बहरहाल ये एक डिबेटेबल है। मैं अपनी सोसाइटी के लिए बात करते हुए, मेरी सोसाइटी यानी डेफिनेटली मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमारी सोसाइटी की जहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं, वहाँ कुछ जैसे हर सोसाइटी में होती हैं खूबियों और ख़ामियों का इम्तिजाज होता है। तो बहरहाल अल्लाह करेगा ये भी चीज़ आ जाएगी। हमने बहुत चीज़ें आते हुए देखी अपने मुल्क में, हालांकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, फिर भी चलें। ये जो 2 मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जिकल इंटरवेंशंस होती हैं, एक एंटीरियर टेम्पोरल लोबेक्टमी होती है
और ये इसमें आप क्या करते हैं कि रिसेक्शन कर देते हैं एंटीरियर टेम्पोरल लोब का, एमिगडाला का, हिप्पोकैम्पस का, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस का, और साथ साथ सेलेक्टिव अमिगडालो हिप्पोकैम्पेक्टमी भी होती है। तो कहने की बात ये है कि ये जो आपने टारगेट करना होता है मीजियल स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली, जो कि समझ लें कि कॉर्टिकल मतलब कि एनाटमी में उनका हिस्सा होता है। तो एक मेटा एनालिसिस से ये पता चला कि 1 साल जो है सीजर फ्रीडम से बंदे रहे हैं जब उन्होंने एंटीरियर टेम्पोरल लोबेक्टमी हुई है जिनकी, और उनको भी फ़ायदा हुआ है जिनकी सेलेक्टिव अमिगडालो हिप्पोकैम्पेक्टमी हुई है, तो उनको भी फ़ायदा हुआ है 1 साल में। अगर हम इनको कंपेयर भी करें एक दूसरे से, फ़ायदा तो दोनों में हुआ है, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर भी करें तो ये जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये कि फ़र्क नहीं डाला है कि दोनों प्रोसीजर्स को आप कहीं तीसरे नंबर पे करें। ये दोनों प्रोसीजर नंबर 1 नंबर 2 ही रहते हैं, जबकि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है उसका नंबर तीसरे पे ही आता है। तो कहने की बात ये है आसान अल्फाजों में जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये कि ये जो हम इंटरवेंशन करते हैं एंटीरियर टेम्पोरल लोबेक्टमी करते हैं, ATL जो करते हैं, ये दो समझ लें कि एक कॉमन या एक्सेप्टेबल टेक्निक्स हैं जो कि ट्रेडिशनली या स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ होती हैं। और ये जो स्टैंडर्ड एंटीरियर लोबेक्टमी है और इसमें आप समझेंगे पोस्टीरियर कॉर्टिकल इंसिशन की मदद से आप लैटरल टेम्पोरल गायरस के लेवल पर तकरीबन 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप ऑफ टेम्पोरल, मतलब टिप यानी टिप जो टेम्पोरल टिप होती है लोब की, उससे आप पीछे जाते हैं नॉन डोमिनेंट हेमीस्फीयर में, और 4.5 सेंटीमीटर जो है वो टेम्पोरल टिप में ख़ास तौर पे डोमिनेंट हेमीस्फीयर है। तो लोग जो डोमिनेंट में होते हैं वो 4 सेंटीमीटर तक भी रहते हैं, वो 4.5 नहीं जाते, वो एहतियात ही करते हैं, क्योंकि इतना तो बर्न करने में भी थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ता है, वरना वो बर्न करने में। तो आप बोलेंगे भाई लिखने वालों ने एहतियात नहीं की होगी, भाई लिखने वालों ने एहतियात ज़रूर की होगी, ओके, लेकिन तो ये गुंजाइश के हिसाब से बात है ना, तो सब बातें उसके हवाले से चलती हैं। अच्छा, अब जहाँ तक बात ये है कि यहाँ पर ये बात हो रही है ना कि भाई आप कोई ऐसा एविडेंस भी हो जिसे पता चले कि आप एक ठीक ठाक पूरा लोब उसको निकाल रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप सेलेक्टिव सर्जरी करें। तो अभी इस पे भी ये काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन इस पे काम हो रहा है, और बहुत सारे मतलब कि जब पेपर्स ऐसे आए हैं जो बताते हैं कि आप इंट्रिंसिक लोकेशन करके उसको फिर इन्वेसिव अप्रोच की मदद से आप उसको मतलब ये कि स्टीरियोटैक्टिक लेज़र एब्लेशन कर लें या स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कर लें। तो ये जो इंटरवेंशन होती है ये भी काफ़ी वैल्यूएबल होती है, मतलब कि उन ऐसी जगहों पर। दूसरा ये जो कहने की बात ये है कि ना बहुत सारे अभी रिसेंट एविडेंस ऐसे हैं कि जो रेडियो सर्जरी जो है ये तकरीबन वैसे ही रिज़ल्ट दे रही है या करीब करीब उसी के रिज़ल्ट दे रही है जो ओपन सर्जरी दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि सेमी इंटरवेंशनल या लेस इंटरवेंशनल या वेरी सेलेक्टिव इंटरवेंशनल वाली सूरत हाल भी बनती जा रही है। दूसरा ये जो MRI थर्मोमीट्री जो है वो भी यूज़ हो रहा है, इससे मिनिमाइज़ करते हैं थर्मल डैमेज टू इफेक्टेड स्ट्रक्चर एडजेसेंट टू द लीजन। तो ये भी बड़ा एक रोल है। और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन आ गई हैं, वो भी बहुत बड़ा एक अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनकी सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जिनमें आप नहीं कर सकते, उसमें तो ये आप न्यूरो स्टिमुलेशन टेक्निक, आजकल वेगस नर्व स्टिमुलेशन, जैसे अब कहते हैं रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, तो बड़ी वैरायटी है न्यूरो कॉग्निटिव और न्यूरो मोटर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, और काफ़ी लंबी चौड़ी वैरायटी है। और बहरहाल ये अभी तो एक ऑप्शन ही नहीं रह गया सर्जरी के अलावा भी बड़े सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो अभी जहाँ पे वो बहस हो रही थी कि भाई कितना 5.5
हम राइट पे ले सकते हैं, नॉन डोमिनेंट में लेफ़्ट ले सकते हैं 4.5। फिर मैं कह रहा था वो कम भी लेते हैं लोग। तो कहने की बात ये है कि कॉर्टिकल इंसिजन जो होता है वो तो तकरीबन 3 to 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टेम्पोरल लोब से स्टार्ट होता है और फिर कंटिन्यूटली आप इंफीरियर ले जाते हैं टुवर्ड द थर्ड टेम्पोरल गायरस। ये तो पीछे चल गया, ऊपर से नीचे तक 3 से 3 सेंटीमीटर, वो 3 से 3.5 सेंटीमीटर आप फ्रॉम द टेम्पोरल टिप फिर जो है इंफीरियरली टुवर्ड द थर्ड टेम्पोरल गायरस जाते हैं और स्पेयर करते हुए जाते हैं आप ऑडिटरी कॉर्टेक्स को फर्स्ट टेम्पोरल गायरस तक। तो ये मीजियल स्ट्रक्चर इसमें जो भी बंदे करते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि उसमें एक लर्निंग कर्व है और उसको सीखना ज़रूरी है। मैंने कोशिश की कि आपको ये बताऊं कि कैसे कैसे इस पे काम हो रहा है, वीडियो सुन के आपको काफ़ी पता चल जाएगा। इस तरह जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझ लें टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का, डिफरेंशियल डायग्नोसिस चलें, फोकल ऑनसेट एपिलेप्सी कह लें, माइग्रेन कह लें, साइकेट्रिक डिसऑर्डर कह लें, नॉन एपिलेप्सी सीजर्स कह लें, सिंकोपी कह लें, ये एक ज़ाहिर बात है सवाल का जवाब देने के लिए ये चीज़ें आप बता सकते हैं। जबकि मेजॉरिटी जो पेशेंट होते हैं उनमें प्रोग्नोसिस जो देखी गई है वो सक्सेसफुल सीजर कंट्रोल मिला है उनको कि ये क्या कहते हैं, वैसे तो एक दवा से या 2 दवाओं से मिल जाता है, लेकिन आपको पता ही है कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जो है ये न रिफ्रैक्टरी होती है और ये न न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट से भी रिफ्रैक्टरी हो जाती है। तकरीबन ये समझ लें कि 75% जो पेशेंट होते हैं मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी वाले वो आप सिग्निफिकेंट सीजर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली आपको उन 75% लोगों का जिनका मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का चक्कर है तो फिर आपने उसकी जो है सर्जरी करनी है टेम्पोरल लोब की। तो मैंने कहा कि उसका प्रोग्नोसिस जो है वो इस हिसाब से अच्छा है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो जाने के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, इंटेलेक्चुअल अच्छा हो जाता है, कॉग्निशन अच्छी हो जाती है पहले के मुकाबले में, हेल्थ केयर अच्छी हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्प्लिकेशन, ये रिस्क होता है इर्रिवर्सिबल न्यूरोकॉग्निटिव डेक्लाइन भी हो जाता है अगर ना, मतलब ये कि अगर आप बहुत इंतज़ार कर लें वो एपिलेप्सी इतना डैमेज कर देती है ब्रेन को कि फिर वो बहुत ज़्यादा डेक्लाइन में चला जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है मरीज़ को, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट में चला जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है, इसको जितना हम जल्दी समझ जाएंगे वो बेहतर है। एक ज़िंदा रहना, अच्छी क्वालिटी लाइफ ज़िंदा रहना एक अलग चीज़ है और एक सिर्फ ना मरना, मतलब मर नहीं रहा सिर्फ, तो वो एक अलग चीज़ है। जब हम इस चीज़ को समझने लगेंगे ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है और सिर्फ ज़िंदा रहना क्या होता है और सिर्फ ना मरना क्या होता है, जब इसे समझने लगेंगे तो सोसाइटी में बहुत बड़ी तब्दीली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आ जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, इसके अलावा ये जो एपिलेप्टिक पेशेंट जो होते हैं इनके एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स भी डेफिनेटली होते हैं इन दवाओं के, तो वो भी इसी कॉम्प्लिकेशन में काउंट होंगे कि भाई ये ट्रीटमेंट हम करने जाते हैं तो हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, टेराटोजेनिसिटी होती है, टॉक्सिक डर्माटोम्स आ जाते हैं ना, क्या कहते हैं, हो सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन में तो हैं ही डेफिनेटली, जो सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग वगैरह तो होता ही अपनी जगह, लेकिन जो है वो ना दूसरी भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो कहने की बात ये है कि मैंने कोशिश की आपके आगे ये प्रेजेंट करने की। इसमें टीम बहुत बड़ी चाहिए होती है, आपको ख़ुद पता है कि पेशेंट की जो आप इसको डायग्नोस करना, इसके लिए इंटरवेंशन करना, फिर इसके लिए पहले तो इसको एवेल्यूएट करना, इंटरवेंशन करना बहुत मुश्किल काम है, हकीकत में बहुत मुश्किल काम है। तो इस मतलब एक लंबा चौड़ा एक सिलसिला है, एक टीम बनानी पड़ती है प्रॉपरली और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो आपस में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के दरमियान में, तो फिर जाके इसकी टीम जो एक अच्छी सर्जरी करने में कामयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैंने कोशिश की है, हो सकता है कुछ बातें रह भी गई हों, और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन वो इंटर प्रोफेशनल पे मैं ज़्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर वो तो जनरल हर किसी के लिए ही होता है, जब टीम कैसे बनाए, क्या बनाए। थैंक यू सो मच।